पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव हर साल कड़ाके की ठंड से कांप उठता था। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। इतनी तेज कि पानी छूना भी हाथों को चुभन देने लगे। हवा चलती तो कान सुन्न हो जाते। पेड़ पत्तियां छोड़कर नंगे खड़े थे और खेतों में पाले की सफेद चादर रोज बिछ जाती। इस गांव के कोने में टूटी दीवारों और टेढ़ी छत वाले छोटे से कच्चे घर में रहता था रघुवीर। एक गरीब, सीधा सादा, मेहनती आदमी। उम्र करीब 38, पर चेहरे की झुर्रियां उसे 50 का दिखाती थीं। समय ने उसके शरीर को थका दिया था, पर मन में अभी भी उम्मीद की छोटी लौ जलती रहती थी। रघुवीर के साथ उसकी 10 साल की बेटी छवि रहती थी। पतली दुबली, पर आंखें चमकीली, जैसे हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हों। उसकी पत्नी का देहांत 3 साल पहले ही हो चुका था। मां की मौत के बाद छवि बहुत चुप चुप रहने लगी थी, पर पिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद को संभाल लेती थी। इस सर्दी में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन ठंड नहीं, बल्कि गरीबी थी। उस सुबह रात की ओस अभी छत से टपक रही थी। छवि ठंड से सिकुड़ते हुए बोली, पापा, आज भी स्कूल जाऊं? बहुत ठंड है। रघुवीर मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, बेटा, ठंड तो हर साल आएगी, लेकिन पढ़ाई का मौका रोज नहीं मिलता। अच्छा, कोट तो है नहीं, पर मेरी ये शॉल ले जा। शॉल फटी हुई थी। एक किनारे से धागे निकल रहे थे। छवि ने धीरे से कहा, बाबा, आपको दे दूं? आप पूरे दिन बाहर काम करते हो। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे पास मेहनत है, यही मेरा गर्म कपड़ा है। तो बस पढ़ाई कर, एक दिन हमारी ठंड कम हो जाएगी। छवि मुस्कुरा दी। हालांकि उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। रघुवीर मजदूरी करता था, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्ठे में। सर्दियों में काम कम मिलता था। आज वह गांव से 4 किलोमीटर दूर ईंट भट्ठे पर जा रहा था, जहां कहा गया था कि आधा दिन का काम मिल सके। कंधे पर बोरियां उठाते हुए उसे बार बार खांसी आ रही थी। ठंडी हवा फेफड़ों में चुभ रही थी, पर वह जानता था अगर वह रुका तो चूल्हा रुकेगा, और चूल्हा रुका तो जिंदगी। उसके साथ काम करने वाले जग्गू ने कहा। रघु, तेरी हालत ठीक नहीं, घर चला जा। रघुवीर हंसते हुए बोला, अगर घर चला गया तो घर में खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। बीमारी से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। जग्गू चुप हो गया। गरीब आदमी को सलाह नहीं, काम चाहिए। शाम तक पाला फिर से गिरने लगा। हवा इतनी तीखी कि लगता था जैसे अंदर तक जख्म कर देगी। रघुवीर 250 रुपए लेकर घर लौटा। रास्ते में उसने सबसे पहले छवि के लिए एक नोटबुक खरीदी, 20 रुपए की। बाकी 230 रुपए में आटा, गुड़ और थोड़ा सा सरसों का तेल। जब वह घर पहुंचा तो देखा छवि कांप रही है। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, जैसे ओस गिरती रही हो। क्या हुआ छवि? वह दौड़कर उसके पास गया। छवि ने नमी भरी आवाज में कहा, बाबा, स्कूल से लौटते वक्त नदी किनारे की पगडंडी पर पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। रघुवीर का दिल थक से रह गया। नदी का पानी तो बर्फ जैसा ठंडा होता है। मैं जल्दी से उसे अंदर ले आया। उसके पैरों को गर्म पानी से सेक किया, पर अंदर आग तो कम थी और ठंड ज्यादा। छवि की उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगीं। रघुवीर डर गया, उसकी बेटी उसे छोड़ न दे। उसने खुद अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिया। उसने कहा, छवि, आंखें मत बंद करना। सुन, आज मैंने नोटबुक खरीदी है। कल तू नए चैप्टर लिखेगी, ठीक है? छवि हल्की मुस्कान लाई। बाबा, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। रघुवीर ने झूठ बोला। नारे, मेरे हाथ तो हमेशा गर्म रहते हैं। मेरे हाथों में तेरी माँ का आशीर्वाद जो है। उसने रात भर जागकर आग जलाई रखी ताकि छवि ठीक रहे। उस रात ठंड ने अपना सबसे कड़वा रूप दिखाया। छत से पानी टपक रहा था। हवा दरारों से अंदर घुस रही थी। चूल्हा बुझता जा रहा था। लकड़ी खत्म हो चुकी थी। रघुवीर ने सोचा, अगर अभी कुछ नहीं किया तो छवि की तबीयत बिगड़ जाएगी। वह बाहर निकला। रात के लगभग 1 बजे थे। हवा इतनी तेज थी कि गाल सुन्न हो गए। रघुवीर पास के जंगल की तरफ गया, जहां से कुछ सूखी टहनियां मिल सकती थीं। जंगल में अंधेरा था, सुनसान। ठंडी हवा गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज चल रही थी। छवि को गर्मी चाहिए, किसी तरह आग जलानी है।
कुछ देर में उसे एक पुराना गिरा हुआ पेड़ मिला। उसने उसके सूखे हिस्से तोड़ने शुरू किए। हाथ सुन्न, पैर कांपते, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। वह बोला, हे भगवान, बस आज रात अपनी बेटी को बचा लेना। आधी रात में रघुवीर वापस आया, भीगी आंखों, कांपते होंठों के साथ, लेकिन लकड़ी लेकर चूल्हा जलाया। छवि के पास बैठकर धीरे से बोला। कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस सो जा आराम से। छवि उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। रघुवीर पूरी रात आग के पास बैठा रहा, खुद ठंड में जलता रहा, पर आग बुझने नहीं दी। सूरज निकला तो हल्की रोशनी घर में आई। छवि की हालत थोड़ी बेहतर थी। रघुवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका खुद का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। रात की ठंड ने उसके फेफड़े जकड़ दिए थे। छवि ने पूछा, बाबा, आप ठीक हो? रघुवीर मुस्कुराया, अरे मैं तो पहाड़ जैसा मजबूत हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने चूल्हे में बची हुई आखिरी लकड़ी डालकर खिचड़ी बनाई। खुद नहीं खाया, सारा छवि को दे दिया। अगली सुबह गांव के ऊपर धुंध का भारी पर्दा झूल रहा था। सूरज निकला भी तो जैसे बादलों में सिकुड़ कर बैठा हो। रघुवीर आग के पास बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। छवि ने देखा कि आज उसका बाबा कम बोल रहा है। आंखों में थकान और शरीर में कंपी छुप नहीं रही थी। छवि धीरे से बोली, बाबा, आप स्कूल मत भेजना आज। मैं घर पर रहकर आपकी देखभाल करूंगी। रघुवीर ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़। मेरा क्या है, मैं 2 दवाएं खा लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। पर सच यह था, दवाइयां तो थीं ही नहीं। घर में कुछ नहीं था, न दवा, न कंबल, न गर्म कपड़े, केवल हिम्मत, और वह भी धीरे धीरे टूट रही थी। दोपहर तक रघुवीर थोड़ा संभल कर बाहर गया। उसने सोचा कुछ लकड़ी ले आए ताकि शाम की ठंड सहन हो सके। गांव के चौपाल पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे हंस रहे थे। रघुवीर पास जाकर बोला, भाई लोगों, घर में लकड़ी खत्म हो गई है, थोड़ी सी दे दो, कल मजदूरी मिल जाएगी तो पैसे लौटा दूंगा। गांव का चौधरी तिक्त आवाज में बोला, रघु, हर बार यही होता है। तेरी कमाई तेरी जरूरतों से कम है। हमारी लकड़ी मुफ्त में नहीं मिलती। रघुवीर ने विनम्रता से कहा। मुफ्त नहीं मांग रहा चौधरी जी, उधार मांग रहा हूँ। एक और आदमी बोला, उधार तो तब दें जब हमें यकीन हो कि तू चुका सकेगा। तेरी हालत देखकर तो लगता है खुद को संभाल नहीं पाएगा। लोग हंस पड़े। रघुवीर चुप रहा। ठंड से ज्यादा उन बातों ने उसे दुख दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। जरूरत इंसान की आवाज धीमी कर देती है। आखिरकार चौधरी ने एक छोटी गट्ठर फेंकी और कहा, ले जा, लेकिन कल तक पैसे चाहिए। रघुवीर ने घुटनों तक झुककर आभार जताया। अपमान मगर उसके मन में चुभ गया। घर लौटते वक्त उसने देखा छवि बाहर बैठी किसी पुराने टूटे लकड़ी के टुकड़े को चाकू से घिस रही थी। रघुवीर ने पूछा, क्या कर रही हो? छवि शर्माते हुए बोली, बाबा, मैं आपका एक गर्म कप बनाना चाहती हूँ। छवि की इस प्रकार की बात सुनकर रघुवीर के आंख में आंसू आ गए।